हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो का 15 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेट आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ और अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गांगचुन अपने शहर वापस आ चुका होता है। अब उसके पास बस वो तस्वीरें थी जिन्हें रोज़ रात वो सोने से पहले देखता था और साजिश को याद किया करता था। वो उन सभी तस्वीरों को देखता, वो साजिशों के उस कंफ्यूज चेहरे को देखता जो कि तब था जब साजिशों की पहली तस्वीर ली थी। साजिशों की उस ऑकवर्ड स्माइल को देखता जो बाकी सभी तस्वीरों में थी। एम्बैरेसमेंट और आश्चर्यचकितता के कारण। आश्चर्यचकितता इसलिए क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि छोटी सी चीज़ इतना सब कुछ कर सकती है। हम तुमको आज भी वो दिन याद है, कैसे साजिशों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले थे जब उसकी आंखों ने कंगचन को पहली बार देखा था। कैसे उसकी आंखों के किनारे बिल्कुल लाल हो गए थे जब उसने कंगचन से पूछा था कि क्या वो उसका लॉवेन है। कैसे उसकी आंखों में दिखती वो छोटी सी उम्मीद नष्ट हो गई थी जब उसने जाना था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान वो नहीं है जिसका वो सदियों से इंतज़ार कर रहा है, पर कंगचन तो वही था जिसका वो सदियों से इंतज़ार कर रहा था, है ना। पेन केसिंग, यही नाम लिखा हुआ देखा था उसने पेंटिंग्स में से किसी एक पेंटिंग में जो उसने जारूश्री के कमरे में देखी थी। जब उसने पेन केसिंग की पेंटिंग देखी थी तो उसे जो शौक लगा था, उसके बावजूद भी उसने सोचा कि ये लाखों में एक बार होने वाला कोई कॉन्सिडेंस है, बस, नथिंग एल्स। उसे लगा कि उसका और बेन केसिंग का चेहरा बस मिलता जुलता है, पर जितना वो उन पेंटिंग्स को देख रहा था उतना ज़्यादा उसे महसूस हो रहा था कि बेन केसिंग और वो स्ट्रेंजली बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर है। ऑफ कोर्स उसने कभी भी बेन केसिंग नाम के किसी इंसान को नहीं देखा था। ऑफ कोर्स उसके दिमाग में ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं थी जिससे वो ये कह सके कि वो बेन केसिंग के रूप में भी कभी जिया था। ये बस अजीब सा वो एक सपना था जिसमें उसने साजिश का चेहरा देखा था, सिर्फ साजिश का चेहरा। उन सभी चेहरों के बीच जो आते और चले जाते, उन बदलते दृश्य में उसने उस सपने में जो कुछ भी देखा था वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था। पर अब जाकर उसे रियलाइज़ हो रहा था कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा था ना, सब कुछ सेम वही सब था जो साजिश ने उन पेंटिंग्स में ड्रॉ किया था। एनकेजिंग की उस पेंटिंग में जिसमें वो नदी के किनारे खड़ा हुआ था, उसने साजिश को सेम उसी रिवर के किनारे खड़ा हुआ देखा था। तेज हवा में उसके काले बाल भी उड़ रहे थे। एनकेजिंग की उस पेंटिंग में जिसमें वो एक खूबसूरत गार्डन में बैठा बांसुरी बजा रहा था, उसने अपने सपने में सेम उसी गार्डन में खुद को देखा था, साजिश की तरफ देखते हुए जो कि उसे ही देख रहा था। एनकेजिंग की उस पेंटिंग में जिसमें चांदनी रात में वो हाथों में शराब लिए छत पर बैठा था, अपने सपने में उसने सिर्फ उसी जगह साजिश को देखा था जो कि वेंकेजिंग के बगल में बैठा था और शराब पी रहा था और चांद को देख रहा था। क्या इन सब चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि वो पेंटिंग उसी तरह से थी जिस तरह से जाओ जिशु ने वेंकेजिंग को देखा था उन सारे समय में जब दोनों साथ थे? और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि गोंगचू ने जो सपना देखा वो उस तरह से था जिस तरह से वेंकेजिंग उन सभी समय में जाओ जिशु को देखता था जब वो दोनों साथ थे? वो मुस्कुराता चेहरा, वो क्रोधित चेहरा, वो दुखी चेहरा, वो सब कुछ जो उसने देखा, वो सब कुछ वो था जो वेन केजिंग ने देखा था। अब जन ने मन में सोचा, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो तो अपने शहर वापस आ गया, अपने काम पर वापस जाने लगा, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने लगा, ऐसे pretend करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ ऑर्डिनरी हो। समय काफ़ी बीत चुका है और उसकी लाइफ में भी ऐसे कई चेंजेस आए जो कि एक मैन की लाइफ में आते ही हैं। पर क्या ये सही है कि वो जो कुछ भी एंजॉय कर रहा है वो बस अकेले इन सब चीज़ों को एंजॉय करे? उस इंसान का क्या जो समय में जमा रहा था? उस इंसान का क्या जो एक तन्हा बर्फ के शिखर पर कैद होकर रह गया था, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस तन्हाई के?
और उन कुछ यादों के जिसके सहारे वो वहाँ पर जिंदा था। क्या सभी चीज़ों का इस तरह से हो जाना सही था? नहीं। अब अचानक से अर्जुन के दिल को इमोशंस के एक ऐसे सैलाब ने भर दिया जिन्हें शब्दों में कहना नामुमकिन था। उसके मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। पर इन सभी चीज़ों के बीच में एक चीज़ थी जो उसे साफ साफ समझ में आ रही थी। गाँव उस इंसान के साथ रहना चाहता था, साउथ यीशु के साथ रहना चाहता था। अर्जुन ने अपना माइंड बना लिया था साउथ यीशु के पास जाने का। उसने अब अगले कुछ महीनों तक एक मशीन की तरह मेहनत की ताकि उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। उसने फिर अपना सारा काम ख़त्म कर लिया और फिर एक लंबी लीव ली, इतनी लंबी जिससे वो वहाँ पर जाए और वहाँ से वापस भी आ सके। उसने मल्टीपल डे तक चलने वाली हाइकिंग के लिए भी सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और जब वो दिन आया उसके जाने का, उसने अपना घर छोड़ा और चल पड़ा उस माउंटेन की ओर। एक बार फिर उस इंसान को ढूंढने, एक बार फिर। और इंसान समझ ने तो तय कर लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए वो उस इंसान को अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर सच कहें तो ऑलमोस्ट एक साल हो गया था गांवजुन को वहां से गए हुए, या फिर ये कहें कि ज़बरदस्ती गांवजुन को उस पहाड़ से भेजे हुए ऑलमोस्ट एक साल हो गया था। पर गांवजुन जब उस पहाड़ के जो नीचे का हिस्सा था उस पर खड़ा था जहाँ से वो लोग चढ़े थे, तो उसे यही फीलिंग हो रही थी कि हम कल की ही बात थी जब वो और उसके दोस्त पहाड़ को चढ़कर ऊपर जा रहे थे। जो लैंडस्केप थी वो भी सेम ही थी, हर खाई हर पत्थर बिल्कुल वैसे का वैसा था, बिल्कुल भी नहीं बदला था, जैसे कि कोई मॉडल हो, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो कि इस शिखर पर रहता है, जिसके लिए जिन वहाँ जा रहा है। उसको वो हर रास्ता हर मोड़ याद था जो कि उसने उस समय लिया था। सब कुछ वैसे ही था। अगर कुछ बदला था तो वो मौसम। उस समय जब वो आए थे तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आज वो बिल्कुल क्लियर था। आज ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था देखने से कि यहाँ पर कोई बर्फीला तूफान आने वाला है। और अब जब ये समस्या ही नहीं थी तो पहाड़ पर चढ़ना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बिना पीछे पलट कर देखे वो अपने दिल को और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ता गया। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि जो डोर था आलमारी का वो इस बार बहुत ही कस कर बंद किया गया था। शू शू, दरवाज़ा खोलिए, ये मैं हूँ। वो ना उस स्टोन के दरवाजे पर अपने हाथों को उतनी तेज से मार रहा था, उतनी तेज से मार रहा था जितनी तेज से वो मार सकता था। शू शू, आप मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्या? उसने कहा। जिनके गेट खटखटाने का या आवाज़ें लगाने का जिनको कोई भी उत्तर नहीं मिला, पर उसने ये एक्सपेक्ट ही किया था। और उसने कितनी कठिनाइयाँ सही थी, कितनी कठिनाइयों के बाद उसने जिनको उसके घर वापस भेजा था। भला वो भला वो जिनको वापस से अलमारी में क्यों ही आने देता। अब साहब कोई उत्तर दे नहीं रहा था, पर फिर भी जिनको ये बात का यकीन था कि जितनी देर चिल्ला रहा था, जितनी देर वो शोर मचा रहा था, और ईश्वर ने अभी तक उसकी आवाज़ को और गेट के खटखटाने को सुन ही लिया होगा। जितनी तेज उसकी हियरिंग पावर थी ना, ये तो असंभव था कि उसको सुनाई ना पड़े जब जुन चिल्ला चिल्ला के उसका नाम पुकार रहा था। और जैसे वो गेट को खटखटा रहा था, वो सब चीज़ें वो तो हो ही नहीं सकता कि उसे सुनाई ना पड़ रही। तो जुन एकदम से श्योर था कि साउथ को पता चल चुका है कि वो यहाँ पर आ चुका है। काउंटर ने अब और भी ज़्यादा तेज से चिल्लाकर विश्व का नाम लिया था, उसे पुकार रहा था, गेट खोलने के लिए गया था। और उसने ना एक पत्थर उठाकर भी उस हार्ड सरफेस पर मारा था जिससे कि वो जितना इतना ज़्यादा मतलब जितना हो सके उतना शोर क्रिएट कर सके सर्वस्व के सुनने के लिए। पर इस सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सर्वस्व ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था। अर्जुन ने तेज आवाज से कहा, ठीक है, मत खोलिए दरवाजा, मैं अभी यहीं रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा अपने घर।
अब चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।